बेसिकली ये जो कोर्स है ये अपना डबल ई 305 जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के डबल ई 305 सब्जेक्ट पे है, जो है फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस जो लेक्चर में है देखेंगे कि सिस्टम क्या होते हैं, कि अपन कंट्रोल सिस्टम की कंट्रोल जो एक्शन है उसकी बाद में बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि बेसिकली एक सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज ए सिस्टम, अपना एक सिस्टम से क्या मतलब है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? सिस्टम एक तरीके से किसी भी फिजिकल यानी कि कोई भी भौतिक जो कंपोनेंट्स है, भौतिक या फिर बायोलॉजिकल या फिर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट है, उनका एक कलेक्शन मतलब उनसे मिलके बना है। और ये कुछ न कुछ टास्क परफॉर्म करता है, मतलब कुछ न कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि सिस्टम है, इस सिस्टम में अपन कुछ न कुछ इनपुट देंगे और उसमें कुछ न कुछ स्पेसिफिक अपने हिसाब से कुछ न कुछ आउटपुट आएगा, है ना। तो मतलब सिस्टम ये फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, या कोई भी इनका मिक्सचर हो सकता है। तो इस सिस्टम में कुछ न कुछ स्पेसिफिक इनपुट आएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। तो सिस्टम की भाषा में हम इसे इनपुट को अपन एक्साइटेशन बोलते हैं, और आउटपुट जो हमारा यहाँ पे है इसको अपन रेस्पॉन्स बोलते हैं, और इनपुट को अपन क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं, सिंपली बात है ना। तो जो सिस्टम अपना फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल मतलब जैसे कि मोटर है, मशीन है, जो भी अपना जो मैकेनिकल पार्ट है जिसमें वो फिजिकल सिस्टम है अपने। जैसे मैं मूविंग पार्ट है कोई, या सैटेलाइट मूविंग है, मतलब एनीथिंग जिसमें अपना मैकेनिकल पोर्शन है वो फिजिकल हो गया। बायोलॉजिकल क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल का मतलब जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है, या ह्यूमन बॉडी का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है, या फिर कोई नॉर्मल एनिमल बॉडी है, उसमें कोई ना कोई जैसे कि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी भी पूरा एक तरीके से उसका पूरा सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, क्योंकि इसमें भी कुछ स्पेसिफिक इनपुट है, कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर है जिनके बेस पे अपने को इनपुट आउटपुट मिलता है। फिर अपन बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट। एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट का मतलब जो एब्सोल्यूट कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि कोई मॉडलिंग की ही बात करें अपन, जैसे कि अपन ने कोई प्रेडिक्ट, जैसे कि एक जंगल है, उस जंगल में कितने चीते हैं, कितने हिरण है, कैसे चीते हिरण पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो डिपेंडिंग है ये अपन एक तरीके से कंपोनेंट के रूप में ले सकते हैं। तो मतलब ये बेसिकली एक रिलेशन हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट का मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन दिखा रहा है किसी चीज़ का। तो ये जो सारे कंपोनेंट मिलके, जो कंपोनेंट होंगे फिजिकल या ऑब्जेक्ट बायोलॉजिकल, ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसका एक मतलब कोई ना कोई निश्चित ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई निश्चित क्या होता है कि भाई हमें इस इनपुट को प्रोसेस करके ये स्पेसिफिक आउटपुट देना है। अपन ने देखा इनपुट को अपन एक्साइटेशन बोलते हैं, आउटपुट को अपन रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो फिर जो सिस्टम है वो बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर बना हो सकता है ना। जैसे कि अपन यहाँ इसमें देख पा रहे, जैसे कि ये मेरा एक सिस्टम है पूरा, इस सिस्टम का ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। इनपुट को अपन एक्साइटेशन बोलते हैं, आउटपुट को रेस्पॉन्स बोलते हैं। ये इसमें सब सिस्टम 1 है, ये सब सिस्टम 2 है, ये सब सिस्टम 3 है, और ये सब सिस्टम 4 है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है किसी न किसी कोई कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई ना कोई आपस में कोई इनकी संरचना ऐसी है कि ये आपस में कनेक्टेड है। सब सिस्टम 1, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3, और ये सब अपने आप में एक तरीके के सिस्टम है। तो यानी कि एक सिस्टम एक या ज़्यादा सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो जो उसके मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उन सिस्टम्स का, तो अपन उनको क्या बोलते हैं, सब सिस्टम्स बोलते हैं, है ना। तो एक सिस्टम बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर भी बना होता है। तो सिस्टम के अंदर अपन कोई ना कोई सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल को प्रोसेस करता है, और उस सिग्नल का अपने को कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। ओके, तो ये होते हैं हमारे सिस्टम। जैसे कि अपन एग्जांपल देखें सिस्टम के बहुत सारे, जैसे कि अपन मोटर की बात करें, देख सबसे पहले मोटर जो अपने घरों में लगी होती है, कोई भी डीसी मोटर है या फिर कैसी टाइप की मोटर है, तो इसमें अपन इनपुट क्या देते हैं, अपन इनपुट में क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और आउटपुट में क्या होता है, इसका जो मूवेबल पार्ट है वो पार्ट घूमता है। तो यानी कि वो जो घूमना है वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो अपन ने देखा कि जो मोटर है, मोटर में इनपुट एनर्जी अपनी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट एनर्जी अपनी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, फिर अपन सिंपली बात करते हैं सिस्टम की, जैसे एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर भी अपनी इनपुट एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो लाइट से जो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है उससे चलता है, कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ पावर चाहिए उसे। और आउटपुट में अपनी क्या आती है, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी, या तो कम टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर जो भी है उसके लिए जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए कोई ना कोई हीट एनर्जी के रूप में आता है। तो ये एक तरीके का सिस्टम है। फिर अपन बात करें ह्यूमन बॉडी जो इन्फेक्टेड विद वायरस, है ना, जैसे कि अपनी कोई बॉडी है उसमें यदि अपन इनपुट, जैसे कि अपनी बॉडी कोई वायरस आ गया अपनी बॉडी में, जैसे अपन कोरोना वायरस की बात करें अभी, जैसे कि कोई कोरोना वायरस से कोई आदमी पीड़ित है, तो उसको कोई ना कोई ड्रग दी जाती है, कोई ना कोई मतलब कोई दवाई दी जाती है, तो वो ड्रग क्या है, एज इनपुट काम कर रही है। और अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो सिस्टम की तरह काम करता है, और कुछ ना कुछ क्या करता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अपनी बॉडी में होता है। तो ये क्या हो गया, अपना आउटपुट हो गया। तो ऐसे कोई भी सिस्टम जिसमें अपन स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट देते हैं वो हो सकता है। फिर अपन जैसे व्हीकल की बात करें,
तो व्हीकल में अपन क्या होता है, इनपुट पे अपन जब स्पीड पे पैर रखते हैं तो एसिलरेट होती है। एसिलरेट वो किसी भी तरीके से होती है, कंबशन एनर्जी से होती है। जहाँ पे डीजल या पेट्रोल का कंबशन होता है उससे अपने मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। और अपन आउटपुट देखें तो अपन आउटपुट को क्या मान सकते हैं, का डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं। मतलब अपन इनपुट में एसिलेशन दिया, आउटपुट में अपना व्हीकल आगे या पीछे मूव करेगा। तो ये अपने सिस्टम्स के एग्जांपल है। ऐसे मतलब प्रैक्टिकली अपने जो चारों ओर नेचर में, एनवायरनमेंट में, सब जगह अपने क्या कोई न किसी टाइप का सिस्टम हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, या चाहे अपनी अर्थ हो, या फिर अपना कोई भी जियोग्राफिकल कोई सिस्टम हो, या कोई एनवायरमेंटल सिस्टम हो, या अपना कोई सेलेस्टियल सिस्टम हो, मतलब अपना सोलर सिस्टम हो, सब एक कुछ न कुछ स्पेसिफिक सिस्टम की तरह है। अब अपन देखते हैं कि सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम किस तरीके के हो सकते हैं। वैसे तो अपन देखें तो सिस्टम के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। अपन किसकी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनके बेस पे अपन सिस्टम को अलग अलग कई तरीकों में अपन बांट सकते हैं। लेकिन बेसिक जो फीचर्स होते हैं कुछ, जैसे कंट्रोल सिस्टम के जो अपन, जैसे कोई सिस्टम कैरेक्टराइज होता है उस हिसाब से अपन सिस्टम, चार तरीके के सिस्टम अपन देखते हैं कि सिस्टम या तो लीनियर होते हैं या सिस्टम नॉन लीनियर होते हैं। पढ़ेंगे अपन ये आगे डिटेल में कि लीनियर क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं। अभी अपन सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, मतलब जो उसका ऑपरेशन है वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। सिस्टम या तो स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा। सिस्टम या तो टाइम वेरिएंट होगा या टाइम इनवेरिएंट होगा। सिस्टम या तो कॉजल होगा या फिर नॉन कॉजल होगा। ठीक है, ये चार तरीके के टाइप्स है। अपन अब इनको अपने एक एक करके टाइप पढ़ते हैं कि ये सिस्टम क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम की। तो लीनियर सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि जो मेरा सिस्टम है उसमें जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियरली वेरी करने का मतलब जैसे जैसे मेरा इनपुट इस डायरेक्शन में, जैसे अपन ये लीनियर इनपुट का अपन ग्राफ देखें, जैसे जैसे मेरा इनपुट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा जो आउटपुट है ये ऊपर वाले डायरेक्शन में ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। मतलब कोई ना कोई उसमें लीनियर, मतलब ये जो आउटपुट है, जो इनपुट का कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है। अपन ने देखा जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं लीनियर सिस्टम। क्या बोलते हैं? लीनियर सिस्टम। जैसे कि अपन बात करें रजिस्टर की, रजिस्टर में क्या होता है, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए V इक्वल टू आई आर। V इक्वल आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ अपना V R क्या है मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, अपन ये I को इनपुट मान ले, V को आउटपुट मान ले, तो जो आउटपुट है V वो मेरा I पे एक लीनियर रूप में डिपेंडेंट है। मतलब जैसे जैसे मेरा I बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा V बढ़ेगा R की जे मान के हिसाब से। अब जो लीनियर सिस्टम जो होते हैं, लीनियर सिस्टम क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है होमोजेनिटी का और सुपरपोजिशन का। तो जो लीनियर सिस्टम होते हैं वो होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब कि यदि अपन यदि एक अपना होमोजेनिटी क्या होती है, होमोजेनिटी ये होती है कि यदि अपन किसी सिस्टम में, ये अपन थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं कि जो होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जब अपन को इनपुट डिलेड इनपुट दें तो फिर आउटपुट भी क्या आता है, उसका डिलेड वर्जन आता है ना। मतलब जैसे कि मैं स्केलिंग करूं, सॉरी ये ऐसा नहीं होता। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि स्केलिंग, जो स्केलिंग फैक्टर जो है वो मेरा कांस्टेंट है। कि यदि मैं इनपुट को यदि स्केल करूं, किसी इनपुट को मैं स्केल करूं किसी स्पेसिफिक वैल्यू से, तो मेरा आउटपुट भी उसी वैल्यू से स्केल होएगा, है ना। स्केल का मतलब यदि मैं इनपुट को ए से गुणा करूं तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो भी ए से गुणा होकर आएगा, मतलब उतने गुणा आएगा। ठीक है, ये तो होती है होमोजेनिटी। और सुपर पोजिशन क्या होता है कि यदि मैं एक या एक से ज़्यादा इनपुट एक साथ दूं, कि मैं सपोज करो मैंने इनपुट में आई और आई1, आई की जगह मैंने दो धाराएं दी, आई1 प्लस आई2, तो मेरा आउटपुट भी क्या आएगा, V1 प्लस V2 आएगा, और वो उसके इंडिविजुअल जो आउटपुट आएगा उसके बराबर होगा। ये अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अपन निकालते हैं। लेकिन अभी अपन को देखना है कि जो लीनियर सिस्टम होते हैं उसका आउटपुट जो होता है वो इनपुट के साथ लीनियरली चेंज होता है। मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे इनपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा। और ये जो लीनियर सिस्टम होती है होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नॉन लीनियर सिस्टम की। नॉन लीनियर सिस्टम में क्या होता है कि जो पर आउटपुट है वो लीनियरली इनपुट के साथ वेरी नहीं होता है। आपने देखा ये आउटपुट जो है लीनियरली वेरी नहीं होता। अपन यदि इस ग्राफ में देखें तो ये मेरा इनपुट है, सपोज ये मेरा आउटपुट है, यहाँ इनपुट में मेरी करंट है, आउटपुट में मेरा क्या है, वोल्टेज है। अब यदि ये वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आई वैसे वैसे नहीं बढ़ रहा है, ये पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर ये एकदम से बढ़ रहा है। तो इसलिए ये सिस्टम क्या लीनियर नहीं है, ये सिस्टम क्या नॉन लीनियर है। इसका एग्जांपल डायोड है। डायोड की अपन करंट देखते हैं, ये V अपना बायस वोल्टेज होता है, ये I मेरा क्या होता है, उसका डायोड करंट होती है। तो डायोड करंट और जो वोल्टेज पे जो रिलेशन होता है वो हमेशा नॉन लीनियर होता है ना। और जो नॉन लीनियर सिस्टम होते हैं वो होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि इसमें होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन लागू नहीं होता है। ओके, फिर इसके बाद बात करें अपन स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम की। ये भी एक तरीके की टाइप है सिस्टम की। इसमें क्या होता है कि जो स्टैटिक सिस्टम्स होते हैं
उनका जो आउटपुट है वो इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू के लिए ही पे ही डिपेंड करता है। मतलब जो अभी करंट में जो इनपुट है वही उसी को प्रोसेस करके तुम्हारा आउटपुट आएगा, समझ रहे हो? मतलब और किसी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लेस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी लेस सिस्टम। कि जो इनपुट दिया है उसी इनपुट पे तुम्हारा आउटपुट डिपेंड करेगा। जैसे कि सिंपल रजिस्टर है, अपन यदि उसमें करंट देखें आई बराबर क्या है, वी अपॉन आर। सिंपली वी की जो करंट वैल्यू होगी उसके साथ तुम्हारे आई की वैल्यू निकलेगी। लेकिन अपन बात करें डायनामिक सिस्टम की, तो डायनामिक सिस्टम में क्या होता है कि जो तुम्हारा जो आउटपुट है, जो ये आउटपुट जो है ये प्रेजेंट जो है इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो? कि पास्ट में अपने इनपुट की वैल्यू क्या थी। इसीलिए अब चूंकि पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करा तो पास्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपने को कोई ना कोई मेमोरी एलिमेंट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे अपन ये फंक्शन की बात करें, फंक्शन है मेरा जो इनपुट के ut -1 ut2 -2 इंस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि अपन इंडक्टर की बात करें, सिंपली इंडक्टर में क्या होता है कि जो करंट आई होती है वो क्या होती है, 1/L 0 से t v dt होती है ना। तो यहाँ पे यदि अपन इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तुमको पता है इसमें इनिशियल कंडीशन आती है v ऑफ 0, है ना। v ऑफ 0 अपन देखते हैं, v ऑफ 0 यानी कि कैप जो इंडक्टर में पहले से कितना फ्लक्स स्टोर था ऑपरेशन से पहले, तो वो फ्लक्स वास्तव में क्या है, एज ए मेमोरी की तरह काम करता है। तो डायनामिक सिस्टम में क्या होती है, मेमोरी होती है, और स्टैटिक सिस्टम में क्या मेमोरी नहीं होती है। स्टैटिक सिस्टम केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, और डायनामिक सिस्टम में आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करता है। फिर अपन बात करते हैं सिंपली टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम की। तो टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम का यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो है जिसमें जो आउटपुट है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं किसी सिस्टम में कोई अभी इनपुट देता हूँ और वही मैं 4 घंटे बाद इनपुट दूं तो मेरा आउटपुट दोनों का सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे इनपुट मेरा सेम है, अभी मैं जैसे कि इनपुट दे रहा हूँ यूटी और मैं 4 घंटे बाद इनपुट दूं यूटी, तो मैंने दोनों का आउटपुट क्या आना, दोनों आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो ये जैसे कि अपन रेजिस्टेंस की बात करें, आइडियल रेजिस्टर जो होता है, अब रजिस्टर में तुम यदि वोल्टेज वी दोगे तो उसमें करंट हमेशा आई ही आएगी। जैसे कि तुमने 4 वोल्ट दिया सपोज करो और उसमें करंट तुम्हारी 2 एम्पियर चल रही है, तो ये तुम 4 वोल्ट जब भी इस रजिस्टर को दोगे तो हमेशा उसमें कितनी 2 एम्पियर की करंट ही आएगी। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उनको अपन बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि उनमें जो आउटपुट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। और टाइम वेरिएंट सिस्टम ऐसे होते हैं, जो टाइम वेरिएंट सिस्टम की अपन बात करें तो टाइम वेरिएंट सिस्टम वो होते हैं जिनमें जो आउटपुट है जो सिस्टम का वो टाइम के साथ वेरी करता है, मतलब टाइम के साथ डिपेंड करता है ना। कि यदि जो अपन जैसे यूटी फंक्शन की बात करें, अपन इनपुट में यूटी दिया तो अपन यूटी को कुछ डेल्टा डिले, ये डेल्टा डिले के बाद में यदि उसको देंगे तो अपना आउटपुट जो है कुछ अलग होगा। समझ रहे बात को? जैसे कि अपन एक एयरक्राफ्ट की बात करें, किसकी बात करें, एयरक्राफ्ट की। तो एयरक्राफ्ट यदि जब जमीन में होगा तो उसमें फ्यूल भरते हैं अपन, फ्यूल भर के अब जैसे ही वो उड़ेगा तो उड़ते ही क्या होगा, उसमें धीरे धीरे फ्यूल खत्म होगा। फ्यूल खत्म होगा तो इसका मतलब क्या, उसका मास धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, मतलब उसमें जो वजन है वो कम होगा। तो अपने को पता है जो एसिलेशन होता है वो क्या होता है, एफ ए बराबर क्या होता है, F/m। तो यदि यानी कि तुम्हारा यदि एफ कांस्टेंट है लेकिन तुम्हारा एम चेंज हो रहा है, तो एम चेंज होने की वजह से तुम्हारा ए क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि तुम यदि, मतलब इसका मतलब क्या है कि यदि जब तुम्हारा हवाई जहाज हवा में चल रहा है, तुमने यदि इस टाइम पे कुछ फोर्स दिया तो उस फोर्स से जो तुम्हारी स्पीड होगी वो कुछ देर बाद उसी फोर्स से जो स्पीड आएगी उससे क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा मास है ना वो क्या हो चुका है, मास कम हो चुका है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि टाइम वेरिएंट सिस्टम में क्या होता है, तुम्हारा आउटपुट जो होता है टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है स्पेसिफिक इनपुट के लिए। थैंक यू। आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर 2 में पढ़ेंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल सिस्टम जो एक्शंस हैं वो क्या होते हैं।